राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के भाग 1 के अध्याय 1 की धारा 3 पर चर्चा करेंगे। ये धारा निर्वचन खंड से संबंधित है। निर्वचन खंड का तात्पर्य उसका इंटरप्रिटेशन है, उसकी एक तरह से मीनिंग बताई गई है कि इस अधिनियम में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका अर्थ क्या होगा, वही अर्थ अलग से यहाँ लिख दिया गया है। क्योंकि एक कुछ शब्दों की सोशल मीनिंग होती है, कुछ शब्दों की लीगल मीनिंग होती है। तो जब उसे किसी सोशल शब्द का कोई विशेष अर्थ देना होता है तब उसे अलग से इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यायालय शब्द है फैक्ट, रेलिवेंट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, दिस नॉट प्रूव्ड, इंडिया। इन शब्दों की अपनी मीनिंग एक तरह से दी गई है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे पहले से 2 वीडियो बनाया जा चुका है, ये तीसरा वीडियो है। सीक्वेंस से बताया जा रहा है आपको स्टेप बाय स्टेप। इसी क्रम में पूरे साक्ष्य विधि को वीडियो का रूप दे दिया जाएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। किसी को कोई दिक्कत है कहीं पे तुरंत मोबाइल उठा लीजिए, कॉल करिए, अपनी समस्या का निदान करिए और वीडियो को निरंतर देखते रहिए। इससे आपको पूरी चीज़ें, पूरी साक्ष्य विधि याद हो जाएगी। आप चाहे पीसीएसजे में बैठिए, चाहे एपीओ का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी का हो या यूपी से अलग स्टेट के हो, कहीं भी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर जगह आपको काम देगा। और इस धारा 3 पर हम लोग एक एक करके जो है डिफिनीशन को समझते रहेंगे, किस शब्दों की क्या मीनिंग दी गई है। इतना ही नहीं, इसको आईपीसी से या जहां कहीं इन शब्दों को दूसरे अधिनियम में डिफाइन किया गया है उससे हम लोग को रिलेट भी करेंगे और इसकी डिफिनीशन को समझेंगे। धारा 1 हो चुका है, ये धारा 2 रिपील हो गया है, मैंने कल ही बताया था उसको। धारा 3 में ये इंटरप्रिटेशन क्लास दिया गया है। धारा 4 में उपधारणा की बात की गई। उपधारणा पे बहुत विशेष तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं न्यायालय। यहां न्यायालय का क्या मतलब है। धारा 3 में न्यायालय को डिफाइन किया गया है। आप देखेंगे तो आईपीसी में, इंडियन पैनल कोड में, ठीक है, वहां सेक्शन 20 धारा 20 में न्यायालय का जिक्र वहां भी किया गया है और यहां भी न्यायालय का जिक्र किया गया है। यहां न्यायालय का तात्पर्य है कि कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे वो सिविल मामले के लिए हो या क्रिमिनल मामले के लिए हो, इससे मतलब नहीं है। कोई भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय, ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट तो नहीं है, सिविल न्यायालय तो नहीं है, लेकिन साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लेने के लिए प्राधिकृत है। यानी अगर उसके समक्ष साक्ष्य दिया जा रहा हो तो वो शपथ पे ले सके, एफिडेविट पर ले सके, ओथ करा सके वहां पे, तो उसे भी न्यायालय माना गया है। जैसे कमीशन, ठीक, अगर कमीशन जारी किया गया है तो कमीशन रियल में कोर्ट तो नहीं है, लेकिन उसे साक्ष्य शपथ पर लेने के लिए शक्ति प्राप्त है, अतः उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई कहलाती है और वो स्वयं न्यायालय कहलाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी ट्रिब्यूनल को साक्ष्य शपथ पर लेने के लिए प्राधिकार है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पर्पज से उसे भी न्यायालय माना जाएगा। और आप देखें, लेकिन मध्यस्थम यहां नहीं आता, ध्यान रखिएगा, मध्यस्थम न्यायालय इसमें शामिल नहीं है, उसको बाहर रखा गया है। आईपीसी में देखेंगे जो न्यायालय शब्द की परिभाषा दी गई है, वहां न्यायालय का तात्पर्य है कि कोई एक न्यायाधीश
या न्यायाधीशों का निकाय जो कहीं कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, वो सब न्यायालय की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कहीं किसी सत्र न्यायालय में, कोर्ट ऑफ सेशन में एक ही पीठासीन न्यायाधीश है, ठीक है, एक ही सेशन जज है, वहाँ पे एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, तो वो एक ही है, वो भी न्यायालय है। अगर और भी लोग हैं तो सब मिला करके भी वो न्यायालय कहलाएंगे। तो इस तरह से ये न्यायालय की मीनिंग हो गई। उसके बाद आइए फैक्ट की। फैक्ट से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है। यहाँ पे फैक्ट कहेंगे किसे, तो तथ्य को समझेगा। तथ्य दो भागों में बटा हुआ है। तथ्य हम किसे कहेंगे, पहले तो मैं थोड़ा सा समझा दूं और उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तथ्य दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है भौतिक तथ्य, फिजिकल एलिमेंट्स, भौतिक तथ्य, और दूसरा है मानसिक तथ्य, मेंटल एलिमेंट, मानसिक तथ्य, मेंटल एलिमेंट। तो तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल एलिमेंट, एक होता है मेंटल एलिमेंट। भौतिक तथ्य, मानसिक तथ्य। अब तथ्य किसे कहेंगे, तथ्य का मतलब है कि जो कुछ कोई व्यक्ति देखता है, सुनता है, कहता है, महसूस करता है, ठीक है, निष्कर्ष निकालता है, वो सब तथ्य है। जैसे हम कह रहे हैं ये चेयर है, ये दरवाजा है, ये फैन है, तो जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो भी फैक्ट है, और जो मैं सुन रहा हूं कहीं से कोई आवाज, वो भी एक फैक्ट है। जो मैं देख रहा हूं वो भी एक तथ्य है। जो मैं अपने त्वचा से महसूस करूं वो भी एक तथ्य है। और जो कुछ देखने के बाद हम निष्कर्ष निकालें वो भी एक फैक्ट है। तो निष्कर्ष में, ठीक है, निष्कर्ष में कैसे, जैसे मैं बाहर गया, दरवाजा खोलने के बाद देखा कि बादल छाए हुए हैं आसमान में, तो बादल छाए हुए हैं मैंने देखा और मुझे लगा कि लग रहा है मौसम खराब हो रहा है। तो दिख तो नहीं रहा है मौसम खराब होना, ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा कि कोई चीज है अस्तित्व में, लेकिन एक मौसम देखने के बाद दिमाग में अंदर गया और वहां से कंक्लूजन निकल के आया कि मौसम खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक निष्कर्ष निकल के आया। तो आप तथ्य को जरा समझिएगा कि तथ्य जो कुछ हम अपने इंद्रियों से बोधिगम करते हैं, यानी हम जो किसी चीज के बारे में अपने इंद्रियों से जानते हैं, ये इंद्रियां हमारी सेंसर बोर्ड का काम करती हैं। जैसे कितनी इंद्रियां हैं, 5। कौन कौन से, देखिए एक आंख है, आंख से भी हम चीजों को देख रहे हैं, जितनी चीजें देख रहे हैं वो सब फैक्ट हैं, ठीक। एक कान, कान से जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सब भी फैक्ट है। जितनी आवाजें हमारी कान में आती हैं वो चाहे हमें दिखाई दे रही हो या नहीं, वो भी एक तथ्य है, ठीक। उसके बाद जो हम सूंघते हैं, ठीक है, नाक से, उस सुगंध, दुर्गंध, वो भी एक फैक्ट है। उसके बाद जो कुछ हम स्वाद जिसका चखते हैं, ठीक, वो भी एक तथ्य है कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है, ठीक है, वो भी एक फैक्ट है। इसके बाद हम अपने त्वचा से जो महसूस करते हैं, जैसे कोई दीवार छुए, लगा दीवार गर्म है, तो गर्म है ये हमको पता चल गया ना, ये तो एक सेंसर ही तो है कि नहीं, छुए और इससे हमें तुरंत पता चल गया कि गर्म है, तो ये भी एक तथ्य है। तो हम अपने 5 इंद्रियों से जो कुछ पता करते हैं वो सब एक तथ्य है। और ये भौतिक तथ्य हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब यानी जो हम अपनी इंद्रियों से, ठीक है, अपने दिमाग को बताते हैं, इंद्रियों से जो दिमाग को बताते हैं वो सब तथ्य है। और जो इंद्रियों के माध्यम से अपने दिमाग को बताते हैं और फिर जो दिमाग हमारा निष्कर्ष निकाल के बाहर करता है वो भी तथ्य है। तो तथ्य कितने प्रकार के हो गए, 2। यानी जो कुछ हम अपनी 5 इंद्रियों से दिमाग में डालते हैं वो भी तथ्य है, और जो दिमाग हमारा निष्कर्ष के रूप में बाहर निकालता है वो भी तथ्य है। अब तो ये क्लियर हो गया। अब जरा समझिएगा कि जो हम अपने इंद्रियों से, यानी इन 5 इंद्रियों से दिमाग में डालते हैं तो वो क्या है,
वो हमें उसका रूप रंग आकार होगा, जो हम अपने दिमाग में डाल रहे हैं उसका कोई रूप रंग आकार होगा, और वो रूप रंग आकार किसी भौतिक रूप में होगा, कहीं दिख रहा होगा। जैसे मैंने कोई चीज देखा तो क्या देखा, जो भी देखा होगा उसका कोई रूप रंग आकार होगा ना, तो वो भौतिक तथ्य हो गया। जो चीजें मैंने अपनी कान से सुनी, मैंने सुना फला जगह मारपीट हो गया, तो मारपीट हुआ तो 2 लोग वहां रहे होंगे, ठीक है, वो भी भौतिक तथ्य है। फिर मैं अपनी जो है महसूस किया नाकों से कि ये जो है दुर्गंध यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से या सुगंध है इसमें बहुत अच्छा, तो ये भी भौतिक रूप रंग आकार होगा, ये भी भौतिक तथ्य है। जो हम अपनी त्वचा से महसूस किए, तो ये त्वचा से नहीं, जिह्वा से चखे, वो भी तो जो चखे होंगे कुछ तो जीभ में गया होगा ना, मुख में गया होगा, तो उसका भी रूप रंग आकार है, वो भी भौतिक तथ्य है। जो हम अपनी त्वचा से स्पर्श करके पता कर रहे हैं, ठीक है, कुछ गर्म है, बोर्ड ठंडा है या गर्म है, चिकना है, सॉफ्ट है, ठीक है, किस तरह से, तो इसका भी रूप रंग आकार, ये भी भौतिक तथ्य है। लेकिन जो इन 5 इंद्रियों से दिमाग में जाता है वो तो भौतिक तथ्य है, लेकिन जो निष्कर्ष के रूप में बाहर आता है, इनपुट होता है, वो मानसिक तथ्य है, क्योंकि वो 5 इंद्रियों से दिमाग में जो फैक्ट गया वो अंदर सब मिला, ठीक है, और फिर क्या निकल के आया कि निष्कर्ष निकल के आया, वो निष्कर्ष मेंटल एलिमेंट कहलाता है। तो एलिमेंट 2 प्रकार के, फिजिकल और मेंटल, ठीक है, लेकिन वो सब एलिमेंट्स की श्रेणी में आते हैं। ये समझने और समझाने के लिए इसको 2 श्रेणी में रखा गया है कि एक मेंटल एलिमेंट्स भी होता है और फिजिकल एलिमेंट्स भी होता है। तो अब जैसे निष्कर्ष के तौर पे, ठीक, निष्कर्ष के तौर पे जैसे किसी ने मुझसे बताया कि जो है लग रहा है कि चुनाव प्रचार इस बार सही से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कोरोना बढ़ रहा है। तो मैं एक निष्कर्ष निकाल पाया, अगर कोरोना बढ़ रहा है, चुनाव प्रचार पे रोक लगाई जा रही है, तो फिर और चीज़ों पे भी बाधाएं डाली जाएंगी, और चीज़ें बाधित हो सकती हैं, रोजगार ठप हो जाएंगे, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां लोगों की रुक जाएंगी। तो ये सब क्या है, यानी एक फैक्ट दिमाग में आया कि कोरोना बढ़ रहा है, ठीक, और अंदर से निष्कर्ष निकलने लगा कि अब क्या क्या इसके प्रभाव होंगे। तो वो सब क्या है, वो मेंटल एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो तथ्य कितने प्रकार के, भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य, क्लियर। भौतिक किसे कहते हैं, जो 5 इंद्रियों से पता किया गया हो, ठीक है, लिखा हुआ है परिभाषा में कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी वस्तु की या वस्तुओं की अवस्था या उनके संबंध को अपने इंद्रियों द्वारा बोधिगम करता है, ये 5 इंद्रियां जो मैंने अभी बताया है, बोधिगम करता है, या उसका भान उसे मानसिक रूप से है, तो वो सब तथ्य कहलाते हैं। तो 5 इंद्रियों से या तो किसी वस्तु या उसकी अवस्था या उनके संबंध का ज्ञान उसे हो, या मानसिक भान किसी तथ्य का हो, यानी जो निष्कर्ष निकल के आए, वो सब तथ्य की श्रेणी में आते हैं। अब जरा समझिएगा, अब कुछ और बातें, ये तो हो गई सब तथ्य, ठीक। अब तथ्य के बाद आपको क्या समझना है कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के तथ्य हैं। तथ्य तो सब कुछ है, इस ब्रह्मांड में जितने चीजें हैं सब तथ्य है, ठीक है, चाहे वो दिखाई दे रही हों, चाहे हम उसे सुन रहे हों, चाहे महसूस कर रहे हों, चाहे निष्कर्ष के रूप में बोले, सब कुछ तथ्य। इस तरह से तो कुछ बचा ही नहीं जो तथ्य है। जैसे मैं कहूँ फला व्यक्ति सो रहा है, ये भी एक तथ्य है, फला आ रहा होगा, ये भी एक तथ्य है, कल बारिश होने की संभावना है, ये भी एक तथ्य है, आज पढ़ाया जा रहा है, ये भी एक तथ्य है, बच्चे रो रहे हैं, ये भी एक तथ्य है, कॉलेज कल बंद है, ये भी एक तथ्य है। तो हर चीजें, ठीक है, तथ्य हैं। पुलिस उत्पीड़न कर रही होगी किसी की, ये भी एक तथ्य है। पुलिस किसी के लिए, ठीक है, ईश्वर साबित हो गई होगी, ये भी एक तथ्य है। तो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ बोले, देखें, सुने, निष्कर्ष के रूप में निकाले, सब तथ्य है। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है, तो ऑप्शन 1 रहता है उसमें लास्ट में उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी पे हमेशा आंख मूंद के आपको टिक करना होता है कि सब तथ्य हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं जो तथ्य की श्रेणी से बाहर हो जाए, ठीक। अब प्रश्न यह है कि तथ्य तो सब कुछ है, लेकिन
तथ्य के प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तथ्यों को कई भागों में बांटा गया है, क्योंकि किसी भी विवाद को साबित करने के लिए, ध्यान से समझे, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये, किसी भी विवाद को साबित करने के लिए, ठीक है, जैसे प्रश्न है कि क्या का ने खा की हत्या की, ठीक है, क्या का ने खा की हत्या की, तो यह साबित करने के लिए कि का ने खा की हत्या की या नहीं की, क्या हम जितने प्रकार के तथ्य हैं इस धरती पे या हो सकते हैं, हम सभी का साक्ष्य दे सकते हैं, सभी तथ्य कोर्ट में पेश कर सकते हैं? नहीं। अगर सभी पेश करने लगेंगे तो पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन तथ्य खत्म नहीं होंगे और ना ही मामला साबित होगा। तो इस तरह से तथ्यों की कैटेगरी बनाई गई कि केवल वह तथ्य जो इस मामले को इंगित कर रहे हों, इस मामले को डिनोट कर रहे हों, केवल उन्हीं का साक्ष्य दिया जाए, सभी का नहीं। ठीक, जैसे अब प्रश्न ये है कि क्या लखनऊ में का ने खा की हत्या की। अब मैं एक तथ्य पेश कर रहा हूं कि साहब आज अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है। मैं जज साहब से कह रहा हूं कि साहब आज ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच हो रहा है। जज साहब कहेंगे ये क्या मजाक बना के रखे हो, मैच हो रहा है, वहां चुनाव हो रहा है, हमसे इससे क्या मतलब, इस मामले से क्या मतलब, ठीक है। उसने उसकी मृत्यु कारित की कि नहीं, उससे जुड़े हुए फैक्ट लाओ ना, जिससे मामला साबित हो या मामला खत्म हो जाए। इससे तो मामला कभी खत्म नहीं होगा और ना ही साबित हो पाएगा। तो इसीलिए तथ्यों, जितने भी प्रकार के तथ्य हैं, सभी की एक लिस्ट बनाई गई, यानी पूरे तथ्यों को अलग अलग नामों से जाना गया और किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा उसका जिक्र किया गया धारा 5 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में बताया गया कि किसी भी वाद या कार्रवाई में, यानी किसी भी फौजदारी मामले में या दीवानी मामले में या कोई पारिवारिक मामला हो, कोई भी मैटर हो, केवल विवादक तथ्यों का या जिन्हें सुसंगत तथ्य घोषित किया गया है धारा 6 से 55 तक में, उन्हीं का साक्ष्य दिया जाएगा, अन्य तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किन तथ्यों का? विवादक तथ्यों का और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा और किसी का नहीं, ये धारा 5 कहती है। अभी मैं इस धारा 5 को और विस्तृत रूप में समझाऊंगा। पहले हम लोग तथ्य को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तथ्य क्या है। ठीक, तो जरा तथ्य को समझिए। तथ्य की कितनी श्रेणी बनाई गई। एक तथ्य है विवादक तथ्य। क्या तो कौन सा तथ्य है ये? विवादक तथ्य। ठीक है, इसको कहा गया विवादक तथ्य। अभी मैं सबको बताऊंगा इनकी मीनिंग क्या होती है। एक दूसरा तथ्य का रूप दिया गया, इसको कहा गया सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य। एक तीसरा तथ्य का रूप दिया गया और इसे कहा गया असंगत तथ्य। और एक अगला तथ्य का रूप दिया गया, इसे कहा गया विसंगत तथ्य। विसंगत तथ्य। एक अगला तथ्य का रूप दिया गया जिसे कहा गया विधिपूर्ण तथ्य, लॉफुल क्वेश्चन, लॉफुल फैक्ट, विधिपूर्ण तथ्य। ठीक, और जो कुछ बच गया वो केवल तथ्य रह गया। क्या रह गया? केवल तथ्य रह गया, कोई उपसर्ग नहीं है इसके साथ। तो इस तरह से आपने देखा तथ्यों की कितनी श्रेणी बन गई। 1 2 3 4 5 6 के अलावा 7वां कोई श्रेणी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं है। कितने तथ्य हुए? विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य। विवादक को कहते हैं फैक्ट इन इशू, सुसंगत तथ्य को कहते हैं रिलेवेंट फैक्ट, असंगत तथ्य को कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट फैक्ट, विसंगत तथ्य को कहते हैं इनरेलीवेंट फैक्ट, विधिपूर्ण तथ्य को कहते हैं लॉफुल फैक्ट और तथ्य केवल फैक्ट। तो अब समझ में आ गया, यानी किसी वाद या कार्रवाई को साबित करने के लिए, मामला चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसको साबित करने के लिए हम केवल विवादक तथ्यों का और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य देंगे, अन्य तथ्यों का साक्ष्य
नहीं देंगे। या तो विवादक तथ्यों का या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है और किसी का नहीं, चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो। ठीक, ये धारा 5 कहती है। और देखिए यहाँ इतने सारे तथ्य हैं, यानी तथ्यों की जब लिस्ट मैंने बनाया तो इतने प्रकार के तथ्य आ गए। और धारा 5 किसके साक्ष्य देने की छूट देती है? विवादक की और सुसंगत की। हाँ, असंगत तथ्य भी सुसंगत तथ्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसलिए इसका भी साक्ष्य देने की छूट हो जाएगी। विसंगत तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, विधिपूर्ण तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है कुछ दशाओं में, जो धारा 5 में बताए गए नियम का अपवाद है। धारा 5 में बताए गए नियम का अपवाद है, जो कहती है कि केवल किसी वाद या कार्रवाई में विवादक या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, अन्यों का नहीं। तो अन्यों में ये अपवाद में आता है कि जो विधिपूर्ण तथ्य होते हैं इन पे भी गवाहियां होती हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी के द्वारा विटनेस से ये पूछा जाता है लॉफुल क्वेश्चन पे। ठीक है, जरूरत पड़ने पे लॉफुल क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं, विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पे कोई रोक नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम लोग फिर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये तथ्य है क्या। विवादक तथ्य का मतलब है, डिफिनीशन में है। ठीक है, डिफिनीशन में है, लेकिन मैं सबसे सिंपल डिफिनीशन बताता हूं आपको। विवादक तथ्य का मतलब है कि जब दो या अधिक व्यक्ति, कम से कम दो, ठीक, मैक्सिमम चाहे जितने हों, जब दो या अधिक व्यक्ति किसी बिंदु पर परस्पर यानी आपस में असहमत हो तो ऐसी असहमति विवाद कहलाती है। और जिस बिंदु पर असहमति होती है वो बिंदु विवादक तथ्य कहलाती है। जैसे का के ऊपर आरोप है कि उसने खा की हत्या की या नहीं की, खा डिनाई करता है कि मैंने हत्या नहीं की, का कहता है नहीं आपने हत्या किया है। तो दो व्यक्ति दोनों असहमत हो गए तो यह असहमति विवाद बन गया। जिस बिंदु पर असहमत हुए वो विवादक तथ्य हो गया, तो हत्या विवादक तथ्य बन गया। ठीक, तो विवादक तथ्य की सिंपल डिफिनीशन में बताया हूं अभी। ठीक है, विवादक तथ्य का मतलब है कि पहले तो विवाद हो फिर वो तथ्य हो। तो विवाद से ही विवादक, विवाद को ही विवादक कहते हैं साक्ष्य विधि में। तो जब दो या अधिक व्यक्ति परस्पर असहमत हों तो ऐसी असहमति विवाद कहलाती है। जिस बिंदु पर असहमत हैं उसे विवादक तथ्य कहते हैं। अगला सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य का मतलब होता है ऐसे फैक्ट जो विवादक तथ्यों के बारे में अनुमान इंगित करते हों। क्या इंगित करते हो? अनुमान इंगित करते हो, उन्हें हम सुसंगत फैक्ट कहते हैं, रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं। जैसे प्रश्न ये है कि क्या का ने खा की हत्या की, ठीक, तो क्या का ने खा की हत्या की, खा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि का ने हत्या किया है, का की तरफ से मना किया जा रहा है कि उसने हत्या नहीं की है। तो ये क्या हो गया? ये मन, इसके तरफ से आरोप लगाया जाना, इसकी तरफ से मना किया जाना, ये हो गया विवाद। और किस विषय को लेके है? हत्या करने को लेके, तो वो हो गया विवाद तथ्य, विवादक तथ्य, यानी हत्या किया जाना एक विवादक तथ्य बन गया। अब इसमें सुसंगत तथ्य क्या है कि हत्या करने के बाद, ठीक है, का को भागते हुए देखा गया, ठीक है, इसको तालाब में अपने कपड़े धुलते हुए देखा गया, इसके कपड़े पे खून के निशान पाए गए थे। तो ये कपड़ा धुलते हुए देखा जाना, भागते हुए देखा जाना, परेशान मुद्रा में देखा जाना, कपड़े पे खून का निशान पाया जाना, इससे लग रहा है कि इसने किसी घटना को अंजाम दिया है। तो ये तो एग्जैक्ट तो प्रमाण नहीं है कि इसने ही हत्या की है, लेकिन ये जरूर एक अनुमान इंगित कर रहा है कि का ने ही खा की हत्या की होगी। तो ये क्या हो गया? इसी को कहते हैं सुसंगत तथ्य। एक दूसरा फैक्ट का, ठीक है, हत्या करने से पहले एक दुकान पे जाके चाकू खरीदता है, वहां एक, ठीक है, चाकू खरीद के लेकर आता है। वो फैक्ट बताया जाता है कि का हत्या करने से एक दिन पहले चाकू खरीद के ये लाया था। तो ये चाकू खरीद के लाया और कोई प्रयोजन उसका साबित नहीं हो पाया, इसका मतलब वो चाकू वही था, उसी ने हत्या कारित की है। तो चाकू खरीद के लाना, किसी से ये कहना, ठीक है, कि बहुत जल्द ही हम इनको निपटा देंगे, तो ये तथ्य क्या है? ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा कि आपने कहा, इसका मतलब आप कहीं मारे होंगे।
तो ऐसे तथ्यों को जो स्वयं विवादक तथ्य तो नहीं है लेकिन विवादक तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करते हैं वो सुसंगत तथ्य कहलाते हैं, और जो असंगत तथ्य होते हैं ये भी सुसंगत तथ्य ही कहलाते हैं। असंगत तथ्य का मतलब होता है कि ऐसे तथ्य जो किसी घटना के घटित होने या ना होने को अनाधि संभाव्य बना दें, बिल्कुल असंभव तो नहीं लेकिन नामुमकिन बना दें। जैसे लखनऊ में का के ऊपर खा के हत्या किया जाने का आरोप लगाया गया है दोपहर के 12 बजे, और उसने ये साबित कर दिया कि का उस समय लाहौर में था। ठीक है, उस समय लाहौर में था, तो अगर वो लाहौर में है, लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में, तो ठीक है उसी टाइम पे यानी जिस टाइम उस पर हत्या का आरोप लगा उस समय उसने साबित कर दिया वो लाहौर में था, उसके पास टिकट पाया गया वहाँ का फोटो है उसके पास, ठीक है फोटोग्राफी। तो क्या अगर वो उस टाइम लाहौर में था तो यहाँ लखनऊ में हत्या किया जाना पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे तथ्य साक्ष्य में दिए जा सकते हैं, ये भी रेलिवेंट फैक्ट हैं क्योंकि ये उसके ऊपर लगे आरोप को खंडित कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तथ्यों को असंगत तथ्य कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट फैक्ट कहते हैं। तो इनका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। असंगत तथ्य की रिलेवेंसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 2 धाराओं में किया गया है, धारा 11 और धारा 46 में, 11 और 46। 11 प्ली ऑफ एल्बाई के नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण धारा है, और 46 एक्सपर्ट की राय के समर्थन करने वाले तथ्य या उससे असंगत तथ्य भी रिलेवेंट होते हैं। उसके बाद आइए विसंगत तथ्य, इनरिलेवेंट फैक्ट। इनरिलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है ऐसे तथ्य, सभी तथ्यों में से ऐसे तथ्य जिन्हें साक्ष्य में देने से रोका गया हो कि इसे साक्ष्य में नहीं दिया जा सकता है, तो वो फैक्ट लेकिन साक्ष्य में देने से रोके गए हैं। क्यों रोके गए हैं? अगर रोके नहीं जाते तो वो भी सुसंगत तथ्य की श्रेणी में आ जाते, यानी वो भी विवादक तथ्यों के बारे में अनुमान इंगित करने वाले फैक्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सत्यता की प्रबलता नहीं होती है या अन्य कारणों से उन्हें साक्ष्य में दिए जाने से प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए उनका नाम रख दिया गया विसंगत तथ्य। तो जो तथ्य विसंगत घोषित किए गए धारा 6 से 55 में, उनका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। अगर उन्हें विसंगत घोषित ना किया गया होता तो वो रिलेवेंट फैक्ट की श्रेणी में श्योर है आते, लेकिन क्योंकि उन्हें साक्ष्य में देने से रोकना था। रीजन क्या थे अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि साक्ष्य में देने से रोकना था इसलिए उन्हें विसंगत घोषित किया गया। जैसे पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाना, ठीक है, जो 161 का बयान होता है सीआरपीसी की धारा 161 में, उस बयान को साक्ष्य में प्रत्यक्ष तौर से नहीं पेश किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस बयान की सत्यता पे जो है संदेह होता है कि पुलिस ने, ठीक है, 3rd डिग्री का प्रयोग करके मारपीट करके बयान ले लिए होंगे, कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें दोषी ना हो जाए, इसलिए उसको साक्ष्य में देने से रोका गया है। जबकि अभियुक्त ने खुद ही पुलिस से कहा है कि साहब मैंने ही अपराध किया, फिर भी उसे साक्ष्य में देने से रोका गया। ठीक है, उसे नाम दे दिया गया विसंगत तथ्य। ठीक है, उसे विसंगत तथ्य की श्रेणी में डाल दिया गया। तो विसंगत तथ्य की श्रेणी में डाल दिया गया तो उसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। अब विसंगत तथ्य की बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट है विसंगत तथ्यों की। कई सारी धाराएं हैं जहां विसंगतता बताई गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23, धारा 24, धारा 25, कुछ दशाओं में धारा 26। ठीक है, इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो धारा 43, ठीक है, 43 में भी विसंगतता बताई गई है। और आगे बढ़ेंगे तो धारा 52 में विसंगतता बताई गई है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो धारा 54 में भी कुछ दशाओं में विसंगतता बताई गई है, इनरिलेवेंसी बताई गई है। मैं बीच बीच में जब वीडियो और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो पूरी लिस्ट उसकी बनवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की दिक्कत जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कूल माइंड से आप लोग केवल वीडियो को देखते रहिए, पूरा एविडेंस, ठीक है, ऐसे ही वीडियो के माध्यम से सबको, ठीक है, वीडियो का रूप दे दिया जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आने जाने की जरूरत
नहीं है, सब आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। बस केवल ज़रूरत है आप लोग देखते रहिए, और चैनल पे अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान इसका मिल सके, नॉलेज मिल सके। तो हम लोग देखते हैं फिर अगली लिस्ट है विधिपूर्ण तथ्य। ऐसे तथ्य तो ना तो विवादक है, ना सुसंगत है, ना असंगत है, ना विसंगत है, फिर भी साक्ष्य में देने की छूट दी जाती है। जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ध्यान रखिएगा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है गवाहों का, जिसको व्यवहार में कहते हैं जिरह हो रहा है, जब जिरह होता है तो जिरह के दौरान सच्चाई को निकालने के लिए दूर दूर की बातें कभी पूछी जाती हैं, जिससे गवाह जान भी ना पाए कि उससे क्या पूछा जाना है, और वो सच्चाई बोल भी दे। तो दूर दूर की बातों को उससे, ठीक है, घुमा घुमा के पूछा जाता है, जिससे जो अधिवक्ता पूछना चाहता है वो अपनी बात को निकाल सके। उसी को कहते हैं विधिपूर्ण तथ्य, ठीक है। क्या कहते हैं? विधिपूर्ण तथ्य, जो बहुत दूर की बातें होती हैं लेकिन क्योंकि मामले तक पहुंचना है, ठीक है। जैसे कभी होता है कि आपको बहुत लंबा छलांग लगाना है तो बड़ा पीछे से बैकअप लेना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से जब गवाह से सच्चाई निकलवानी होती तो गवाह भी शातिर है, उसको भी पता है क्या नहीं बताना है, ठीक है। उसको भी सिखाया पढ़ाया गया है, या वो भी सीखा पढ़ा हुआ है, उसको पता है क्या नहीं बताना है, ठीक है। दिमाग में रखे रहता है इसको हमें नहीं बोलना है, ठीक है। तो अब जो एडवर्स पार्टी है, जो एडवर्स पार्टी का प्लीडर है, वो भी बुद्धिमान है भाई। अब गवाह और अधिवक्ता बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अधिवक्ता रात दिन वही कर रहा है तो उसको और अच्छे से जानकारी है कैसे और पीछे से बैकअप ले, तो वो और दूर दूर टहलाता है, घुमाता है, ठीक है। अब बस उसी में एक बार फंस जाते हैं वो, और जब फंस जाते हैं तो अधिवक्ता का काम हो जाता है। तो उसमें विधिपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, और विधिपूर्ण प्रश्न में कभी कभी विपक्ष की पार्टी, ठीक है, ऑब्जेक्शन भी करती है, लेकिन अधिवक्ता कहता है नहीं माय लॉर्ड रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, अभी मैं बस, ठीक है, फतह हासिल करने वाला हूँ, सच्चाई अभी निकाल लूंगा, ठीक है। तो जज साहब को भी पता है कि वो दूर दूर की बातें जो कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, तो वो समय दे देते हैं और सच्चाई तक पहुंच जाया जाता है। तो विधिपूर्ण प्रश्न ऐसे दशाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे तथ्य जिनका मामले से कोई लेना देना नहीं है, हत्या का आरोप लखनऊ में लगा है, ठीक है, जो है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगा हुआ है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, सिंगापुर गए हुए हैं, जापान गए हुए हैं, ठीक है, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो कनाडा और रूस के बीच संबंध बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमसे इससे क्या मतलब, संबंध अच्छे बनते जा रहे हैं, कहाँ लड़ाई, कहाँ मारपीट, ऐसे तथ्यों का साक्ष्य नहीं दे सकते जिसका मामले से कोई लेना देना ना हो। तो जितने तथ्य हैं, टोटल तथ्यों में से कुछ तथ्यों की एक लिस्ट मैंने बनाई यहाँ पे, जिन्हें मैंने कहा विवादक तथ्य, ठीक। उसके बाद दूसरा तथ्य बना कुछ ऐसे तथ्य हैं जो किसी विवादक तथ्य से सुसंगत तथ्य होते हैं। भाई अगर आपने कहीं चोरी की तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य पीछे आगे पीछे छूटे होंगे जो उस मामले को इंगित करते होंगे कि आप चोरी किए होंगे। अकेले होना, उस घर पे कोई ना होना, आपका जाना, किसी के द्वारा देखना, ये सब क्या है, ये सब रिलेवेंट फैक्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो असंगत हैं, जो उस घटना को अराध संभाव्य बनाते हैं। विसंगत तथ्य, ठीक है, जिनका साक्ष्य में देने से रोका गया है, और विधिपूर्ण तथ्य जिन्हें साक्ष्य में देने की छूट दी गई है। इसके अलावा जो कुछ बच गए वो सब तथ्य हैं, और अन्य सभी तथ्यों का तो साक्ष्य हम दे नहीं सकते। तो इस तरह से, ठीक है, मुझे विश्वास हुआ होगा कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा फिर बैक करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो आगे और देखते रहिएगा, मैं फिर इस तरह की चार्ट बना के आपको समझाता रहूँगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं सुसंगत पे। तो क्योंकि तथ्य की परिभाषा देख ली गई, ठीक है, तथ्य में सब कुछ आता है। दो तरह से तथ्य, भौतिक, मानसिक। भौतिक जो हम पांचों इंद्रियों से अपने कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भौतिक तथ्य है, ठीक है। और इसमें अक्सर वो कोई ना कोई फिजिकल पार्ट होता है कि उसका रूप रंग आकार होता है। और जो मानसिक
मन से हमें कोई जब कोई चीज़ दिमाग में डाली जाएगी तो बाहर कुछ निष्कर्ष निकलेगा, तो जो निकलता है उसको मेंटल एलिमेंट्स कहते हैं, यानी जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क की उपज होती है वो मेंटल एलिमेंट्स होती है। उसका कोई रूप रंग आकार हो ये जरूरी नहीं है। तो आगे चलते हैं। सुसंगत को मैंने यहाँ डिफाइन भी कर दिया। सुसंगत का मतलब है ऐसे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्यों के बारे में अनुमान इंगित करते हैं, उन्हें सुसंगत कहते हैं। यहाँ सुसंगत की डिफिनीशन है, तथ्य की डिफिनीशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। केवल रेलिवेंट की डिफिनीशन दी गई है, रेलिवेंट फैक्ट की नहीं, क्योंकि रेलिवेंट फैक्ट की लिस्ट बनाना संभव नहीं है। दुनिया में बहुत तरह के सुसंगत तथ्य हैं, ठीक है, तो उनकी जो है लिस्ट बनाना संभव नहीं है। हाँ, कि सुसंगत किस किस रूप में हो सकते हैं, सुसंगतता किस रूप में हो सकती है, इसका उल्लेख धारा 6 से 55 तक में किया गया है कि सुसंगत किन किन रूपों में हो सकते हैं। तो सुसंगत एक समव्यवहार का भाग हो सकते हैं धारा 6 में, ठीक है। धारा 7 में प्रसंग हेतु परिणाम अवसर हो सकते हैं। 8 में हेतुक हो सकते हैं, आचरण हो सकते हैं, तैयारी हो सकती है। 9 में, ठीक है, शिनाख्त की बात की गई है। 10 में एजेंसी के नाम से जाना जाता है। 11 प्ली या फिलवाई, ठीक है, असंगत तथ्यों की बात की गई है। 12 सिविल कार्रवाई को साबित करने के लिए तथ्यों की बात की गई है। 13 अधिकार रूढ़ की बात करता है, प्रथा की बात करता है। 14 मन की दशा की बात करता है, शरीर की दशा की, यानी बहुत सारे रूपों में सुसंगत घोषित किया गया है। जब अध्याय 2 पे सीधे चलूंगा तो उसका पूरा वर्गीकरण करके फिर आप लोगों को समझाऊंगा, तब समझ में आएगा। बहुत कम समय में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आप लोगों को कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम है तो बहुत छोटा सा डायरेक्ट, आप देखोगे लगेगा बहुत सिंपल है, इसको तुरंत मैं एक ही दिन में पढ़ लूंगा। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन बहुत सारगर्भित एक्ट है, बहुत विस्तृत रूप में है। इसकी व्याख्या आप जितना करते रहिए उतनी लंबी चौड़ी होती चली जाती है, ठीक है। तो इसकी तारतम्यता जो है, तारतम्यता, ठीक है, बहुत विस्तृत है। जैसे सोना जो होता है, ठीक है, उसको बहुत लंबे दूर तक आप फैला सकते हैं, ठीक है। देखने में रहेगा तो छोटा सा, लेकिन अगर उसको फैलाने लगेंगे आप तो बहुत दूर तक फैल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो तारतम्यता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक। सीआरपीसी को फैलाओगे तो नहीं फैलेगा, ये लोहा समझो, ज़्यादा फैलाओगे जैसे थोड़ा सा कोशिश, थोड़ा बहुत तो झुकेगा, लेकिन ज़्यादा करोगे तो टूट जाएगा। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ स्प्रिंग समझो, खींचते चले जाओगे ऐसे। तो आगे चलते हैं। विवादक तथ्य। विवादक तथ्य का मतलब मैंने सिंपल डिफिनीशन बताया कि विवादक तथ्य का मतलब है कि ऐसे तथ्य जो किसी वाद या कार्यवाही में, ठीक है, किसी वाद या कार्यवाही में कोई एक तथ्य या एक से अधिक तथ्यों के साथ, यानी कोई अकेला एक तथ्य हो या एक से अधिक तथ्य हो, किसी वाद या कार्रवाई में किसी अधिकार को लेके या किसी दायित्व को लेके या किसी निर्योग्यता को लेकर के, ठीक है, उसके अस्तित्व, किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व की बात या अनास्तित्व की बात, ठीक है, या उसके प्रकृति के विस्तार की बात को अगर डिनाई किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए तो वो फैक्ट इशू है। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग फैक्ट इशू ये लिखा है कि किसी वाद या कार्रवाई में कोई एक तथ्य या एक से अधिक तथ्यों के साथ किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अधिकार, ठीक है, वो के अस्तित्व, अनास्तित्व या उसके प्रकृति के विस्तार का प्रत्याख्यान किया जा रहा हो या प्रख्यान किया जा रहा हो, वो विवादक तथ्य की श्रेणी में आता है। तो विवादक तथ्य सिंपल डिफिनीशन, फिर सिंपल डिफिनीशन समझ लीजिए कि जब दो या अधिक व्यक्ति किसी एक बिंदु पर परस्पर असहमत हों तो ऐसी असहमति विवाद है। जिस बिंदु पर असहमति हो उसे हम विवादक तथ्य कहते हैं। अगली डिफिनीशन आते हैं दस्तावेज। दस्तावेज की डिफिनीशन में, ठीक है, धारा 29 आईपीसी, ठीक है, सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पैनल कोड में भी डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया गया है, लेकिन दोनों परिभाषा में बहुत बारीक अंतर है, ठीक है। पहले तो डॉक्यूमेंट्स कहेंगे किसे, इसे समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट्स का मतलब है किसी पदार्थ पे, किसी पदार्थ का मतलब है कि चाहे वो
भौतिक हो, ठीक है, भौतिक में यानी ठोस हो, द्रव्य हो, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। कपड़े पे भी लिखा जाता है, शरीरों पे भी लिखा जाता है, मार्कर पे भी लिखा जाता है, मोबाइल पे भी लिखा जाता है, ठीक है, दीवालों पे लिखा जाता है, लकड़ियों पे लिखा जाता है, मिट्टियों पे लिखा जाता है, बालू पे भी लिखा जाता है, जहां कहीं कुछ लिखा जा सके, ठीक है, चाहे शब्दों से, अंकों से, चिन्हों से, संकेतों से, कार्टून से, किसी भी तरह से, ठीक है, लिखा जा सके। किस लिए लिखा जाए, ठीक है, किस लिए लिखा जाए कि उसे दस्तावेज के रूप में बनाया जाए, ठीक है, उसे दस्तावेज के रूप में बनाया जाए। तो साफ लिखा हुआ है परिभाषा में कि जब किसी पदार्थ पे शब्दों, अंकों, चिन्हों या अक्षरों के माध्यम से कोई अभिलेखन कार्य किया गया हो तो वो दस्तावेज है, ठीक है, क्या है, दस्तावेज है। लेकिन जब उसे साक्ष्य में प्रयोग करने के आशय से बनाया गया हो तब भी दस्तावेज है, ठीक है, तब भी दस्तावेज है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आईपीसी में दस्तावेज में अंतर क्या है, ठीक है, जिससे ये सब जो बोर्ड में लिखा हुआ ये भी दस्तावेज है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पर्पज के लिए कब इसे दस्तावेज माना जाएगा और आईपीसी के पर्पज के लिए कब दस्तावेज माना जाएगा, ये बारीक अंतर आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूं कि अगर ये चीज कोई ऐसी चीज जिसको हम इसलिए लिखे हैं, लिखने के आशय से जब कोई चीज लिखी जाती है तो वो दस्तावेज कहलाती है, ठीक। जब कोई विषय लिखने के आशय से लिखा जाए तो वो दस्तावेज है, और जब वो एविडेंस की परिभाषा के अकॉर्डिंग, और जब वो हो, ठीक है, और जब वो हो लिखने के आशय से लिखा गया हो और लगेगा साक्ष्य में प्रयोग किया जा सके जरूरत पड़ने पे, यानी साक्ष्य के रूप में उसे यूज किया जा सके, यानी किसी अधिकार या दायित्व या निर्योग्यता का क्लेम किया जा सके, तब वो आईपीसी के पर्पज के लिए दस्तावेज माना जाएगा। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पर्पज के लिए दस्तावेज के लिए केवल इतना ही जरूरी है कि किसी पदार्थ पे कोई अभिलेखन कार्य किया गया हो, यानी जो कुछ लिखा गया हो लिखने के आशय से लिखा गया हो, बस अपने आप लिख गया हो, नहीं कि आप नींद में थे, पेन कॉपी पे चल गई, ठीक है, चिड़िया बन गई, टांगे उड़ गई, वो दस्तावेज नहीं है, वो आपने लिखा नहीं, वो लिख उठा है। जो लिखा गया हो, लिखा मतलब आपका हाथ और आपका दिमाग दोनों एक साथ कनेक्ट रहे हों, तो वो दस्तावेज है। यानी जब कोई चीज लिखने के आशय से लिखा गया हो तो वो दस्तावेज है साक्ष्य अधिनियम के पर्पज से, क्योंकि लिखने के आशय से लिखा गया तो कोर्ट दस्तावेज को मंगा लेगी, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या है, कोर्ट के द्वारा दस्तावेज मंगाया जाना, दस्तावेज पेश किया जाना। तो अगर वो कहीं लिखने के आशय से कोई चीज लिखा गया तो अब वही साक्ष्य में पेश करना होगा, ठीक। जैसे मैं और एक दूसरा व्यक्ति का के साथ पैसे का लेन देन होता है, लेकिन हम दोनों मिलके उसे लिखित रूप दे देते हैं, तो लिखित रूप में दे दिए, लिखने के आशय से ही लिखा गया तो लिखित रूप दे दिए हैं, तो वो दस्तावेज है। अब कभी अगर विवाद होगा कि पैसे का लेन देन हुआ कि नहीं, तो वो लिखित दस्तावेज ही कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि द्वितीयक अवस्था विद्यमान है, यानी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है आगे। लेकिन एविडेंस आईपीसी के पर्पज के लिए वो दस्तावेज तब माना जाएगा जब वो इसलिए लिखा गया हो कि जरूरत पड़े तो साक्ष्य में यूज किया जा सके, यानी साक्ष्य के तौर पे उसे लाया जा सके। जैसे मैं अब दृष्टांत दे रहा हूं, बहुत सिंपल दृष्टांत, ठीक है। आप देखिए कि आप बस से यात्रा कर रहे थे, ठीक है, बस से यात्रा कर रहे थे और उस यात्रा के दौरान जब आपने कंडक्टर से टिकट लिया तो कंडक्टर ने उस टिकट के पीछे, ठीक है, कंडक्टर ने उस टिकट के पीछे आपने उसे 100 रुपया दिया, 5 रुपये का टिकट, वो 55 रुपये का या 90 रुपये का टिकट हुआ, ठीक है, 95 रुपये का मान लेते हैं वो टिकट हुआ, और आपको उसने 5 रुपया उसके पास टूटा नहीं था तो आपके टिकट के पीछे 5 रुपया लिख दिया और दे दिया कि जब आप उतरना तो मांग लेना टिकट दिखा करके। आपने उस टिकट के पीछे, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ठीक है, उस टिकट के पीछे 1 0 बढ़ा दिया। अब वो एक कागज था,
ठीक है, उस कागज पे आपने लिखने का कार्य किया अंकों के माध्यम से, 0 बढ़ा दिया, अंक है वो एक, ठीक। अब वो किस लिए लिखे हो, अब आपने जो लिखा वो दस्तावेज बन गया साक्ष्य अधिनियम के पर्पज के लिए, लेकिन किस लिए लिखे हो कि अभी उससे 50 रुपया दिखा के वसूल सके। यानी तो कहेगा 50 रुपया कहाँ बकाया था, 5 रुपया बकाया था, आप क्या कहोगे, देखो 50 रुपया लिखा हुआ है, आप ही ने तो लिखा है, मतलब आपने उसे 0 इसलिए बढ़ाया कि साक्ष्य के रूप में यूज किया जा सके, ठीक है, इसीलिए तो कि अपने अधिकार का क्लेम कर सको आप, ठीक है। 5 रुपये तक का राइट था, लेकिन 5 से ज्यादा तो नहीं था, तो आप 5 से ज्यादा का क्लेम कर सको इसलिए 0 बढ़ाए। तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पर्पज के लिए वो दस्तावेज तो है ही है, अब वो आईपीसी के पर्पज के लिए भी दस्तावेज माना जाएगा। तो आईपीसी के लिए दस्तावेज मानने के लिए एक शर्त और पूरा करना पड़ता है कि उसे इसलिए लिखा गया हो कि जरूरत पड़े तो साक्ष्य के रूप में यूज किया जा सके, और एविडेंस के पर्पज के लिए ये आशय होना जरूरी नहीं है। एक और सिंपल दृष्टांत देखिए, एक अनपढ़ महिला, ठीक है, दूध दे रही थी बगल में लोगों को, ठीक है, उसके पास 2 जानवर थे, वो ले जा करके दूध दे के आती थी डेली 1 लीटर, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी, घर पे कोई और नहीं था, लेकिन वो कहीं भूल ना जाए कि कितना लीटर उसने दूध दिया है, दीवाल पे, ठीक है, दीवाल पे निशान बनाती रहती थी ऐसे ऐसे वो डेली, ठीक है, ये निशान दीवाल पे बनाना लिखना है, ठीक है, ये लिखना है, निशान बनाया उसने, चिन्ह हो गया ना, तो चिन्ह के माध्यम से दीवाल एक पदार्थ है तो चिन्ह बनाया, किस लिए बनाया, दस्तावेज तो हो गया, लेकिन किस लिए बनाया, जरूरत पड़ेगा तो इसे काउंट करके मैं बता सकूंगी कि कितने दिन दूध दी हूं, ठीक है, तो ये जरूरत पड़ने पे साक्ष्य के रूप में यूज किया जा सके, इसलिए इस तरह से लिखना क्या हो गया, दस्तावेज हो गया। लेकिन जो बच्चों को इमला बोला जाता है, नकल लिखते हैं, क्या वो इसलिए लिखते हैं कि उसे साक्ष्य के रूप में यूज किया जा सके, नहीं, ठीक है, तो वो केवल दस्तावेज है, जब कभी उनके साइन वगैरह को मैच कराना होगा तो वो पेश किया जा सकता है दस्तावेज, क्योंकि वो लिख के रखे हुए हैं, उनके साइन को उससे मिला लिया जाएगा कि साइन मैच खा रही है कि नहीं, ठीक है, जब कभी सिग्नेचर साबित करना होता है। तो आई होप, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आईपीसी के दस्तावेज में क्या अंतर है। उसके बाद तो दस्तावेज क्या है, फिर सिंपल समझ लिए कि जब किसी पदार्थ पे कोई अभिलेखन कार्य, ठीक है, किया गया हो तो वो दस्तावेज है आईपीसी के पर्पज के लिए, और जब वो अभिलेखन कार्य इस आशय से किया गया हो कि जरूरत पड़ने के रूप पड़े तो साक्ष्य में यूज किया जा सके, तो आईपीसी के पर्पज के लिए भी दस्तावेज है, ठीक। अब अभिलेखन कार्य किसी पदार्थ पे हो तो पदार्थ में कोई भी चीज हो सकता है, लकड़ी, दीवाल, कपड़ा, कागज, ठीक है, मोबाइल, शरीर, कुछ भी हो सकता है जहां लिखा जाना पॉसिबल हो, ठीक है, जहां कहीं लिखा जाना पॉसिबल है, ठीक है, वो सब वो सब दस्तावेज वो पदार्थ में आ जाएंगे। और अभिलेखन कार्य कैसे किया गया हो, वो चाहे शब्दों से हो, अंकों से हो, चिन्हों से हो, कार्टूनों से हो, किसी भी माध्यम से हो, बस होना चाहिए, ठीक है, उर्दू में हो, अंग्रेजी में हो, अरबी में हो, फारसी में हो, इससे मतलब नहीं है। तो जो कार्टून बनाया जाता है, अगर उस कार्टून का मतलब है कोई संकेत, कोई इशारा करना, तो वो कार्टून बनाना भी दस्तावेज है कि नहीं, उसी को कैरिकेचर कहते हैं, हिंदी में उपहासांकन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि उपहासांकन भी दस्तावेज है, और जब दस्तावेज पूछा जाता है तो बच्चे उपहासांकन को बाहर कर देते हैं कि ये दस्तावेज नहीं है, उत्तर हो जाता है गलत। आइए आगे, साक्ष्य, साक्ष्य को डिफाइन किया गया है। साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है, बहुत सिंपल परिभाषा है, धारा 3 में इसको भी डिफाइन किया गया, इंटरप्रेट किया गया। एविडेंस क्या है, ठीक है, साक्ष्य क्या है, मैं इसको और डिटेल में भी आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन अभी यहां थोड़ा सा बता देता हूं कि साक्ष्य का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति गवाह की हैसियत से, और गवाह कौन बन सकता है, ये धारा 118 में बताया गया है, अध्याय 9 में, ठीक है, जब कोई व्यक्ति गवाह की हैसियत से न्यायालय के समक्ष, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं,
जब कोई व्यक्ति गवाह की हैसियत से, ठीक है, न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विषयों पे, यानी जो मामला उसके समक्ष चल रहा है, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, विचाराधीन विषयों पे न्यायालय के अनुमति से कोई कथन करता है तो वो साक्ष्य कहलाता है। यानी जब कोई व्यक्ति गवाह की हैसियत से, यानी गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में, साक्षी के रूप में, आप जो भी, ये सब पर्यायवाची हैं, ठीक है, कि हैसियत से न्यायालय के समक्ष उसके अनुमति से विचाराधीन विषयों पे कोई कथन करता है तो वो साक्ष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? साक्ष्य कहलाता है। और ये साक्ष्य अपने आप में मौखिक साक्ष्य भी कहलाता है। यानी प्रत्येक साक्ष्य अपने आप में मौखिक साक्ष्य भी होते हैं। प्रत्येक साक्ष्य अपने आप में मौखिक साक्ष्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मौखिक साक्ष्य और साक्ष्य में कोई डिफरेंस नहीं है। जो साक्ष्य हैं उसी को मौखिक साक्ष्य कहते हैं। तो साक्ष्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति यानी गवाह की हैसियत से न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विषयों पे न्यायालय के अनुमति से जब कोई कथन करता है या पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है तो वो साक्ष्य कहलाता है। और ये साक्ष्य अपने आप में मौखिक साक्ष्य भी कहलाता है। तो साक्ष्य की परिभाषा पढ़े, मौखिक साक्ष्य की भी परिभाषा उसी में कंप्लीट। अब एक चीज और समझना है आपको कि ये जो साक्ष्य की परिभाषा आपने देखा, ये कथन उसने कोई किया तो ये बन गया साक्ष्य। कैसे? गवाह की हैसियत से विचाराधीन विषयों पे न्यायालय के समक्ष उसकी अनुमति से किया गया हो। यानी जब कोई व्यक्ति गवाह की हैसियत से न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विषयों पे न्यायालय के अनुमति से कोई कथन करता है, कोई स्टेटमेंट देता है तो वो साक्ष्य है। और वो साक्ष्य अपने आप में ओरल एविडेंस भी कहलाता है। अब जरा थोड़ा सा और समझिए, ऐसे साक्ष्य को अभी हम प्योर साक्ष्य नहीं कहते हैं, ऐसे साक्ष्य को हम अभी परिसाक्ष्य कहते हैं, टेस्टिमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसाक्ष्य कहते हैं, यानी टेस्टिमनी कहते हैं। ये साक्ष्य तब बनता है जब ऐसे गवाह को एडवर्स पार्टी, प्रतिपक्षी, अपोजिट पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, यानी जिरह करने का अवसर मिल गया हो उस विषय पे। तो इसने चाहे क्रॉस एग्जामिन किया हो या ना किया हो, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना मैंडेटरी नहीं है, केवल एडवर्स पार्टी को उसका अवसर देना मैंडेटरी है। वो करे या ना करे उसके ऊपर है, ठीक। तो अगर इसको एडवर्स पार्टी को क्रॉस एग्जामिन करने का अवसर मिल गया तो अब इसके द्वारा किया गया कथन क्या बन जाएगा? अब वो केवल परिसाक्ष्य नहीं रह जाएगा, अब वो